जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत में लेट 3rd सेंचुरी के अराउंड भारत में श्रीगुप्त के द्वारा आज के मगध वाले एरिया में महान गुप्त वंश की शुरुआत की जाती है। उस समय काफी कम एरिया में गुप्त वंश का फैलाव था। इसके बाद गुप्त वंश की राजगद्दी श्रीगुप्त से होते हुए उनके पुत्र घटोत्कच और फिर घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के हाथ आई। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि अपने समय के सभी राजाओं में से श्रेष्ठ और एक उत्तम योद्धा थे, उन्होंने अपने तलवार के दम पर अपने राज्य का विस्तार पड़ोसी राज्यों में किया और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। अपनी आयु अधिक होने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी को अपने सबसे शक्तिशाली और योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को राज्य का अगला शासक बनाया। ये सुनकर मंत्रिमंडल सहित पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। समुद्रगुप्त एक वीर और प्रतापी राजा थे। पूरे भारत में उनकी तलवार का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। अपने पिता की ही भांति समुद्रगुप्त गुप्त वंश का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराना चाहते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना लेकर राजा समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और हर बार विजयी होकर इन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दिया। अपने शरीर पर लगे घावों को समुद्रगुप्त अपने लिए श्रृंगार समझते थे। सबसे पहले राजा समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया में गंगा के किनारे बसे प्रांतों पर अपना अधिकार किया। उन्होंने 2 बार नॉर्थ इंडिया में पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया। पहली बार में उन्होंने 3 राजाओं को हराया, तो दूसरी बार उन्होंने लगातार 9 राजाओं को अपनी तलवार का दम दिखाया। इसे राजा समुद्रगुप्त के द्वारा दिग्विजय का नाम दिया गया। इस तरह गुप्त वंश का साम्राज्य काफी दूर तक फैल चुका था। यहाँ पर गुप्त वंश का विस्तार नॉर्थ ईस्ट में असम से लेकर नॉर्थ वेस्ट में गांधार तक हो चुका था। राजा समुद्रगुप्त के शासन के दौरान बंगाल के साथ साथ गुजरात वाले एरिया भी गुप्त वंश के कंट्रोल में आ गए थे। आर्यवर्त के जिन 9 राजाओं को हराया गया उसमें नंदिन, बलवर्मन, नागसेन, रुद्रदेव, चंद्रवर्मन, मथिला, गंगापति नाग, नागदत्त और अच्युता शामिल थे। ये सभी समुद्रगुप्त की तलवार के सामने नतमस्तक हो चुके थे। नॉर्थ इंडिया में सफलता पाने के बाद समुद्रगुप्त की सेना का मनोबल 7वें आसमान पर था। लगातार जीत के कारण समुद्रगुप्त काफी शक्तिशाली हो चुके थे, जिस कारण समुद्रगुप्त की सेना 3000 मील की यात्रा करते हुए ओडिशा के रास्ते साउथ इंडिया पहुंचती है। यहाँ पर लगातार 12 राजाओं को पराजित कर समुद्रगुप्त द्वारा इसे धर्म विजय कहा गया। राज्य जीतने के बाद समुद्रगुप्त द्वारा जीते हुए राज्य हारे हुए राजाओं को वापस कर दिए गए और बदले में राजाओं ने कर देना स्वीकार किया और समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया। साथ साथ श्रीलंका का राजा भी समुद्रगुप्त को उपहार भेजा करता था। इस तरह समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान पूरे भारत को अपने राज्य के अधीन कर लिया था और इसके बाद समुद्रगुप्त को कभी भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान खुशी और हरियाली चारों तरफ छा गई। राजा समुद्रगुप्त द्वारा भारत विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। इससे ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त का विरोध करने का साहस पूरे भारतवर्ष में किसी भी राजा के पास नहीं था। इसके अलावा सम्राट समुद्रगुप्त कला, साहित्य और शिक्षा में भी विशेष रुचि रखते थे। कई संस्कृत पोइट्री लिखने के बाद इन्होंने कविराज की उपाधि हासिल की। वह अपने द्वारा जारी कई सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे यह पता लगता है कि वह एक संगीतकार भी थे। इन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी दी थी। इस तरह 380 ईस्वी तक राज्य करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र रामगुप्त अगले राजा बने, जिन्हें जल्दी ही उनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा हटा दिया गया और फिर विक्रमादित्य अगले राजा बने। तो ये थी वीडियो भारत के एक ऐसे महान राजा की जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और अपने शासनकाल के दौरान जिन्होंने गुप्त वंश का साम्राज्य
पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।